का तो फिजिकल एजुकेशंस के अंतर्गत खेल प्रशिक्षण यानी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण और परीक्षापयोगी तथ्य। अधिकतम शक्ति यानी मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होता है? देखिए, यह मांसपेशियों की वो क्षमता है जो किसी अधिकतम प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करती है। वैसे अधिकतम शक्ति का ज़्यादातर खेलों में कोई महत्व नहीं है, लेकिन इसका महत्व उन खेलों में है जिसमें भारी प्रतिरोध के विरुद्ध नियंत्रण का कार्य करना पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए भारोत्तोलन, गोला फेंक, तार गोला, तस्तरी फेंक, लंबी कूद में टेक ऑफ के दौरान और 100 मीटर की दौड़ में स्टार्ट और एक्सीलरेशन चरण के दौरान अधिकतम शक्ति का प्रयोग होता है। अब बात कर लेते हैं विस्फोटक शक्ति यानी कि एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ क्या होता है। देखिए, वह मांसपेशीय क्षमता जो उच्च चाल के समय प्रतिरोध को हटाने या उसके विरुद्ध कार्य करती है। विस्फोटक शक्ति को 3 उपभागों में बांटा गया है। नंबर 1 है प्रारंभिक शक्ति यानी स्टार्ट स्ट्रेंथ। यह वह मांसपेशीय क्षमता है जो किसी क्रिया या गति की प्रारंभिक अवस्था के दौरान अधिकतम पेशीय बल का विकास करती है। जैसे कि तेज दौड़ के प्रारंभ में इसका प्रयोग होता है और भार उठाते समय भी प्रारंभिक शक्ति यानी स्टार्ट स्ट्रेंथ की प्रयोग होती है। ठीक, अब बात करते हैं दूसरा, शक्ति चाल यानी स्ट्रेंथ स्पीड। यह वह मांसपेशीय क्षमता है जो उच्च चाल के साथ भारी प्रतिरोध को हटाने का कार्य करती है। जैसे कि कूद विधि में और प्रक्षेपण विधाएं में जो है शक्तिशाली स्ट्रेंथ स्पीड की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं हम तीसरे बिंदु की, चाल शक्ति यानी स्पीड स्ट्रेंथ। यह वह मांसपेशीय क्षमता होती है जो उच्च चाल के साथ निम्न प्रतिरोध के विरुद्ध निम्न प्रतिरोध को हटाने का कार्य करती है। चाल शक्ति जो स्ट्रेंथ है ये टीम खेल, दलीय खेल और कम वजन वर्ग वाले विधाओं में चाल यानी स्पीड स्ट्रेंथ का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं सहनशीलता यानी कि शक्ति सहनशीलता किस प्रकार की मांसपेशीय क्षमता है। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। तो ये क्या है? यह वह क्षमता है जो थकान की स्थिति में अधिक प्रतिरोध हटाने का काम करती है। ठीक, जैसे कि लंबी अवधि की विधाएं जैसे बांस कूद में शक्ति सहनशीलता ठीक है का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की, सहनशीलता शक्ति किस प्रकार की क्षमता है? तो यह वह क्षमता है जो थकान की स्थिति में निम्न प्रतिरोध के विरुद्ध या निम्न प्रतिरोध को हटाने का काम करती है। जैसे उदाहरण के लिए मैराथन, तैराकी और साइकिलिंग, इसके अलावा क्रॉस कंट्री में सहनशीलता शक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्न बेहद परीक्षा उपयोगी हैं, जिसमें डायनामिक कंसेंट्रिक मेथड क्या होता है। देखिए, इस विधि में भारी प्रतिरोध के विरुद्ध बार बार कार्य करना पड़ता है और प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करते समय मांसपेशियों में संकुचन केंद्रीय प्रकार का होता है, उसे कहते हैं डायनामिक कंसेंट्रिक मेथड। ठीक, अब बात करते हैं, ये देखिए बिंदु अक्सर पूछा जाता है, अधिकतम प्रतिरोध विधि क्या है यानी मैक्सिमम रेजिस्टेंस मेथड क्या है। देखिए, इस विधि में अधिकतम शक्ति और विस्फोटक शक्ति दोनों को ही विकसित किया जाता है। ठीक, ध्यान देने वाली बात, इसमें भार कारकों को निम्न प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है। कैसे? तीव्रता 80% से 100% होती है और इसमें जो आवृत्ति होती है वो 1 से 10 बार होती है और इसमें सेटों की संख्या होती है 3 से 10। ठीक, अब बात करते हैं मध्यम प्रतिरोध विधि यानी सब मैक्सिमम रेजिस्टेंस मेथड क्या है। देखिए, इस विधि में अधिकतम और विस्फोटक शक्ति को एक ही साथ एक ही समय में विकसित किया जाता है। इसमें भार कारकों को निम्न रूप में व्यवस्थित किया जाता है। इसमें तीव्रता 50 से 80% होती है और इसमें जो आवृत्ति होती है, रिपीटेशन होता है, वो 6 से 12 बार और इसमें सेटों की संख्या 3 से 5 होती है। अब बात कर लेते हैं हम अंतराल विधि की यानी कि इंटरवल मेथड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये सभी बिंदु परीक्षा उपयोगी हैं, इसमें कोई भी बिंदु फर्जी नहीं दिया गया है क्योंकि हमें पेपर ओरिएंटेड चाहिए। अंतराल विधि यानी इंटरवल मेथड क्या है? देखिए, क्रियाओं की तीव्रता के आधार पर इस विधि को 2 उपभागों में विभाजित किया गया है।
नंबर 1 विस्तृत अंतराल विधि यानी एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड, और दूसरा है गहन अंतराल विधि यानी कि इंटेंसिव इंटरवल मेथड। ठीक है, आइए एक एक करके इसको समझते हैं ये क्या है। देखिए, विभिन्न प्रकार की सहनशीलता को विकसित करने के लिए अंतराल विधि को सबसे अच्छा माना गया है, जिसमें अभ्यास को तीव्रता से किया जाता है। इसमें अभ्यास के दौरान हृदय की जो गति होती है 180 धड़कन प्रति मिनट तक पहुंच जाती है। किसमें? इंटरवल विधि में। और अधूरी क्षतिपूर्ति के आधार पर जब हृदय गति 120 से 130 प्रति मिनट तक पहुंचते ही अभ्यास पुनः शुरू किया जाता है। किसमें? अंतराल प्रशिक्षण विधि में। आइए और भी इसके महत्वपूर्ण चरण क्या है। देखिए, समय अवधि के अंतराल विधि को 3 उपभागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? वो सूक्ष्म अंतराल विधि। सूक्ष्म अंतराल विधि 15 सेकंड से 2 मिनट का होता है। मध्य अवधि अंतराल विधि 2 मिनट से 3 मिनट का होता है। और दीर्घ अवधि अंतराल विधि 8 मिनट से 11 मिनट तक होता है। ठीक है, तो यहाँ से पूछा जाता है कि कितने समय का होता है कौन सी अंतराल विधि, तो इसके अकॉर्डिंग ये जवाब दिया जा सकता है। देखिए, उपरोक्त ये जो तीनों आपने देखा सूक्ष्म, मध्य और दीर्घ, उपरोक्त सूक्ष्म अंतराल विधि को खेल क्रियाओं में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, जबकि अन्य 2 विधाएं जैसे सूक्ष्म अंतराल विधि है इसको खेल क्रियाओं में उपयोग में लाया जाता है, जबकि मध्य अवधि अंतराल विधि, दीर्घ अवधि अंतराल विधि का प्रयोग लंबी दूरी, तैराकी और साइकिलिंग दौड़ के आदि के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम फार्टलेग प्रशिक्षण यानी कि फार्टलेग विधि, जो कि अक्सर पूछा जाता है। ये है क्या? देखिए, यह एक स्वीडिश शब्द है जिसका अर्थ है स्पीड प्ले। इस विधि में बिना रुके लंबे समय तक अभ्यास को मंद व तीव्र गति से बिना पूर्व नियोजित तरीके से किया जाता है। इसमें अभ्यास की गति अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तित भी किया जा सकता है। ठीक है ना, इसीलिए इसे स्पीड प्ले विधि भी कहा जाता है। यह बहुत रुचिकर विधि है जिसमें उच्च स्तर पर ऑक्सी व अनाक्सी क्षमताओं को विकसित किया जाता है। ठीक, इसकी समय अवधि 15 मिनट से 1 घंटे के बीच होती है। इस विधि के दौरान हृदय की जो गति होती है 140 से 180 धड़कन प्रति मिनट तक पहुंच जाती है। उदाहरण के लिए अभ्यास को तीव्र व मंद गति के लिए पहाड़ों, रेतीले इलाकों आदि का प्रयोग किया जाता है। फार्टलेग विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं और भी महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों की। समन्वय योग्यता को कितने भागों में बांटा गया? तो इसका सही जवाब होगा 7 भागों में। वह कौन सी योग्यता होती है जो संकेत के साथ प्रभावी रूप से शीघ्र प्रतिक्रिया करती है? तो उसे कहते हैं प्रतिक्रिया योग्यता। और तीसरा प्रश्न है, प्रतियोगिता के दौरान कोई रणनीति बनाना क्या कहलाता है? उसको कहते हैं युक्ति। और अवधिकालीनता के अंतर्गत कितने काल होते हैं? तो सही जवाब 3 होगा। और खेलों में वैज्ञानिक रूप से अवधिकालीनता को बांटा गया है कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, ये वही प्रश्न है जो आने की पूरी संभावना है। और भी हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से संबंधित है। और देखिएगा प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं। वह कौन सी क्षमता होती है जिसके द्वारा वास्तविक गामक क्रिया द्वारा तकनीक को प्रदर्शित किया जाता है? सही जवाब कौशल। लचीलापन कितने प्रकार की होती है? तो ये 2 प्रकार की होती है। लचीलापन कौन कौन से प्रकार के होते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा क्रियाशील लचीलापन और अक्रियाशील लचीलापन। अब बात कर लेते हैं हम चौथे और महत्वपूर्ण प्रश्नों की। अक्रियाशील लचीलापन कौन सी 2 प्रकार की होती है? तो गतिशील लचीलापन और स्थिर लचीलापन। ठीक, कौन सी विधि लचीलेपन को विकसित करती है? सही जवाब लयबद्ध खिंचाव विधि, मंद खिंचाव विधि और मंद खिंचाव व स्थिरता विधि, ये जो है लचीलेपन को विकसित करती है। बात कर लेते हैं हम 6वें पॉइंट की। लयबद्ध खिंचाव, लयबद्ध गति, बाउंसिंग और बॉबिंग के साथ खिंचाव की मुद्रा को प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ब्लास्टिक स्ट्रेच। लचीलेपन को विकसित करने की विधि को क्या कहते हैं? जिसमें परग्राहकों की तंत्रिका मांसपेशी को उत्तेजित करती है, तो उसे कहते हैं पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच विधि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 8वां। अच्छे लचीलेपन के लिए शरीर के कौन से भाग इसके अनुरूप होने चाहिए? सही जवाब हृदय और संधि। 9वां प्रश्न है, चाल या गति क्षमता के कितने प्रकार के होते हैं? चाल या गति क्षमता के कितने प्रकार होते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ये 5 प्रकार के होते हैं।
अब बात कर लेते हैं हम प्रश्न नंबर 10 की। ये सभी स्पोर्ट ट्रेनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। गति योग्यता की साधारण प्रतिक्रिया योग्यता को विकसित करने के लिए कौन कौन सी विधि अपनाई जाती है? सही जवाब पुनरावृत्ति विधि, संवेदी विधि और सामान्य विधि अपनाई जाती है। ठीक। प्रश्न नंबर 11, गति योग्यता की जटिल प्रतिक्रिया योग्यता को विकसित करने की कौन कौन सी विधि अपनाई जाती है? सही जवाब पूर्वानुमान अनुक्रिया विधि। गति चाल को विकसित करने के लिए कौन कौन से तरीके से अभ्यास कराया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा तेज गति से चाल की पुनरावृत्ति, आसान सी स्थिति में किसी चाल का अभ्यास कराना, अभ्यास को तेज और लयात्मक तरीके से कराना। ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 13 देख लीजिएगा। चाल सहनशीलता को विकसित करने के लिए किन विधियों का उपयोग किया जाता है? तो पुनरावृत्ति विधि और अंतराल विधि का प्रयोग किया जाता है। स्फूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? आयु, मौसम और थकावट। शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं? तो आयु, लिंग तथा शारीरिक बनावट, खुराक और मौसम, ये सभी प्रभावित करने वाले हैं। और गति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो सही जवाब होगा तकनीक, बल व सहन शक्ति, खिलाड़ी की गतिशीलता तथा विशेष ताकत, ये गति को प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 17 की। एक ही स्थान पर दौड़ने पर लगभग कितनी कैलोरी की खपत होती है? तो 550 कैलोरी। 6 मील प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिलिंग करने पर लगभग कितनी कैलोरी ऊर्जा का व्यय होता है? तो 4000 से 5000 कैलोरी। और अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। खिलाड़ी के अच्छे प्रदर्शन के लिए चिंता का स्तर कितना होना चाहिए? 20 का होना चाहिए। और एक खिलाड़ी को अपने अभ्यास से लगभग कितने घंटे पहले भोजन करना चाहिए? सही जवाब 3 से 4 घंटे। और फिजिकल फिटनेस को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो सही जवाब 2 भागों में। और फिजिकल फिटनेस को कौन कौन से 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो हेल्थ रिलेटेड फिटनेस और मोटर स्किल रिलेटेड फिटनेस। ठीक है। गामक कौशल संबंधित शारीरिक स्वस्थता के अवयव कितने होते हैं? कौन कौन से होते हैं? 6 होते हैं टोटल। वह क्षमता जिसके द्वारा मानव शरीर जल्दी व प्रभावपूर्ण रूप से दिशा बदलता, उसे क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं चपलता। और इसके अलावा मांसपेशी तथा मांसपेशियों की वो क्षमता जिसमें किसी कार्य को थकान की अवस्था में लंबे समय तक किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मांसपेशीय सहनशीलता। अब बात कर लेते हैं हम महत्वपूर्ण और नेक्स्ट बिंदु की 26वें पॉइंट की। मानव शरीर के वसा युक्त मात्रा और बिना वसा की मात्रा के संयोजन को क्या कहते हैं? बॉडी कंपोजिशन। पैर व कमर की ताकत किस यंत्र से मापी जाती है? सही जवाब डायनोमीटर से। और गति मापने का सूत्र क्या होता है? दूरी प्रति समय। और अगला प्रश्न है, लघु एरोबिक व्यायाम लगभग कम से कम कितने मिनट का होना चाहिए? तो 2 से 8 मिनट का होना चाहिए। मध्य एरोबिक व्यायाम लगभग कम से कम कितने मिनट का व्यायाम होता है? तो 8 से 30 मिनट का होता है। और दीर्घ एरोबिक व्यायाम लगभग कम से कम कितने मिनट का होना चाहिए? 60 मिनट का होना चाहिए। और लघु एनारोबिक व्यायाम कम से कम कितने समय का होना चाहिए? तो ये 25 सेकंड से कम होना चाहिए। और मध्यम एरोबिक व्यायाम कम से कम कितने सेकंड का होता है? तो 25 से 60 सेकंड का होता है। और दीर्घ एनारोबिक व्यायाम कम से कम कितने समय का होना चाहिए? तो 60 से 120 सेकंड का होना चाहिए। और किसी क्रिया की प्रकृति के अनुसार सहनशीलता को कितने प्रकार में बांटा गया है? तो 3 प्रकार में बांटा गया है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 39 की। क्रिया की प्रकृति के अनुसार सहनशीलता को कौन से 3 प्रकार में बांटा गया है? तो सामान्य सहनशीलता और विशिष्ट सहनशीलता। ठीक। 40वां नंबर है, साइकिलिंग करना, रस्सी कूदना, तैरना आदि तरह की क्रियाएं किस प्रकार की एक्सरसाइज कहलाती हैं? तो सही जवाब होगा एरोबिक। किस प्रशिक्षण विधि को स्पीड प्ले विधि भी कहा जाता है? सही जवाब फॉर्टलेग को। और स्पीड प्ले विधि को किस नाम से जाना जाता है? सहनशीलता। और वह सहनशीलता को विकसित करने की विधि जिसमें प्रतियोगी कई प्रतियोगिताओं में भाग लेता है, उसे क्या कहते हैं? कंपटीशन मेथड। और शारीरिक स्वस्थता का महत्वपूर्ण घटक ताकत को कितने प्रकार में बांटा गया है? तो ये 3 प्रकार में बांटा गया है। तो ये थे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। 3 से 10 दिन चलने वाला प्रशिक्षण क्या कहलाता है? तो ये माइक्रो साइकिल प्रशिक्षण कहलाता है। गति व ताकत का संयुक्त मिश्रण क्या कहलाता है? तो ये विस्फोटक क्षमता कहलाता है। तनाव बढ़ने पर मांसपेशीय लंबाई का कम होना, ये क्या कहलाता है? तो ये कॉन्सेंट्रिक कंस्ट्रक्शन कहलाता है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आप एक बार जरूर देख लीजिए।
शक्ति सहनशीलता विकसित करने के प्रशिक्षण सघनता कितनी होनी चाहिए? तो 40 से 60% होनी चाहिए। और बारंबारता पद्धति को विकसित किया जाता है किसके द्वारा? अधिकतम ताकत, स्पीड, एबिलिटी और एक्सप्लोसिव शक्ति के द्वारा किया जाता है। तो ये थे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से बनने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षापयोगी प्रश्न। धन्यवाद।